राष्ट्रपति चुनाव के तहत आगामी 18 जुलाई को होने वाले मतदान के दौरान सांसदों और विधायकों को अलग अलग रंग के मतपत्र दिए जाएंगे। सांसदों को जहां हरे रंग के मतपत्र दिए जाएंगे, वहीं विधायकों को गुलाबी रंग के मतपत्र मिलेंगे। अलग अलग रंग के मतपत्र होंगे, लिहाजा निर्वाचन अधिकारियों को मतों की गिनती में आसानी होगी। मतपत्रों में 2 कॉलम छपे हुए हैं। पहले कॉलम में उम्मीदवारों के नाम हैं, तो दूसरे में निर्वाचक मंडल के सदस्यों को प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वरीयता क्रम लिखने की जगह तय की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में पीठासीन अधिकारियों की बैठक का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने विधानमंडलों की घटती बैठकों पर भी चिंता जताई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायिकाओं में बहस और चर्चा गरिमापूर्ण होनी चाहिए। देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके। ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेही से काम करें। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश और प्रदेश की जनताओं की अपेक्षाएं, आकांक्षा पूरी हो। आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारतीय रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में देश में शीर्ष संस्थानों की सूची जारी की। आईआईएम अहमदाबाद देश का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान बना है। आईआईएम बेंगलुरु दूसरे और आईआईएम कलकत्ता तीसरे स्थान पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज सबसे अच्छा दंत चिकित्सा कॉलेज है। आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर उभरा है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बंबई का स्थान है। दिल्ली का मिरांडा हाउस सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। दिल्ली का हिंदू कॉलेज दूसरे और चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज तीसरे स्थान पर है। जामिया हमदर्द देश का सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान है। रैंकिंग सूची जारी करने के अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान और नवाचार की सदी होगी। 21वीं सदी को एक ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की सेंचुरी कहा जाएगा। ऐसे सब दुनिया भर की एक्सपर्ट, दुनिया भर की थिंकर्स इस विषय में सहमत है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की अनफोल्डमेंट मशीन पावर से नहीं होगा तो नॉलेज बेस्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के सुझाव पर असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर विवाद को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में दोनों राज्यों की संवैधानिक सीमा पर चर्चा हुई। बैठक में ये पाया गया कि 28 गांव अरुणाचल प्रदेश में हैं और 6 गांव ऐसे हैं जिनका नाम असम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसे में सिर्फ 86 गांवों पर आगे बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया। नामसाई घोषणा आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजी जाएगी। इंडोनेशिया के बाली में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी G20 बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शिरकत कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाएं सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों में अंतर्निहित है। उन्होंने कहा कि जुझारू आर्थिक प्रणालियों के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण बेहद जरूरी है। सरकार ने कोविड-19 विश्व महामारी से प्रभावित आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए पूंजीगत व्यय पर जोर दिया है। ऐसा अनुमान है कि सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करने से निजी निवेश जुटेगा। मंकी पॉक्स का मामला देश में आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स रोग से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में विदेश से आए ऐसे यात्रियों जिन्हें त्वचा संबंधी रोग हो, उनके निकट संपर्क में आने से बचने के लिए कहा गया है। दिशा निर्देशों में ये सुझाव दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार, शरीर पर लाल दाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। प्रिकॉशन डोज देने के लिए 75 दिन का कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस दौरान सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को
कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के काम में तेजी लाना है। इस विशेष कोविड टीकाकरण अभियान का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। देश के सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज मुफ्त लगाने के लिए आज 15 जुलाई से 75 दिन तक फ्री किया है। देश के सभी 18 से अधिक उम्र के नागरिकों को मेरा आग्रह है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिन तक चल रहा इस अभियान में आप भी मुफ्त टीका लगाइए और कोविड के सामने आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित युद्धपोत दूनागिरी का जलावतरण किया। इसे हुगली नदी में उतारा गया। इस युद्धपोत का नाम उत्तराखंड की एक चोटी दूनागिरी के नाम पर रखा गया है। नौसेना के पास इसी नाम का एक युद्धपोत था जो साल 2010 में 33 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु जगह बना ली है। पीवी सिंधु का सेमीफाइनल मुकाबला साइना कवाकामी से होगा। अब बात करते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। नागालैंड सरकार की कोर कमेटी ने नागा राजनीतिक मुद्दे पर आगे की कार्रवाई पर फैसला करने के लिए आज संसदीय समिति के सभी सदस्यों की बैठक की है। कोर कमेटी नागालैंड की संसदीय समिति की एक उप समिति है जिसमें नागा मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए भारत सरकार और नागा वार्ताकारों पर दबाव बनाने के लिए गठित राज्य के 60 सदस्य और 2 सांसद शामिल हैं। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय भारत की आजादी के 75 साल के उत्सव को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 का आगाज आज से हो रहा है। इस महोत्सव के दौरान देश के विभिन्न शहरों से 30 नाटकों का मंचन किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते कई महीनों से बंद केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को मासिक पूजा के लिए एक बार फिर खोलने का फैसला लिया गया है। मंदिर को 5 दिवसीय मासिक पूजा के लिए 17 से लेकर 21 जुलाई तक के लिए खोला जाएगा। इस दौरान केवल 5000 भक्तों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से पास मिलेगा। आम आदमी पार्टी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए आज फैसला करेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विजयवाड़ा में स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पत्रकार दमाराजू पुंडरी कशुडू पर एक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों के स्वतंत्रता सेनानियों के विवरण को जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में वस्त्र सलाहकार समूह के साथ बैठक की जिसमें कपास उत्पादकता में सुधार, देश में परीक्षण सुविधाओं को उन्नत करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कपास मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली की एक अदालत ने आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने को कहा है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश होने की आशंका जताई। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में बारिश का कहर जारी है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। पालघर, पुणे और सतारा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में बारिश के चलते एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़कर 19.05 लाख क्यूसेक होने के बाद निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही कृष्णा नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। आपात अभियान के लिए भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गोदावरी में बाढ़ से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया।
राजस्थान के सीमावर्ती गंगानगर शहर में लगातार 3 दिन से जारी भारी बारिश के कारण ज्यादातर हिस्सों में जलभराव हो गया है। बारिश जारी रहने की आशंका को देखते हुए निचले स्थानों में रहने वाले लोगों को ठहरने की व्यवस्था सरकारी स्कूलों और धर्मशालाओं में की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से बारिश के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। और नरेंद्र, रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का। श्रीलंका में आया सियासी संकट अब और गहरा गया है। साल 1978 के बाद पहली बार श्रीलंका में अगले राष्ट्रपति का चुनाव सांसद गुप्त वोटिंग के माध्यम से करेंगे। श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने शुक्रवार को कहा कि 225 सदस्यीय संसद 20 जुलाई को गुप्त वोट से नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। देश के नए राष्ट्रपति नवंबर 2024 तक गोटबाया राजपक्षे के शेष कार्यकाल की सेवा करेंगे। इसके साथ ही श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ले ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने अपनी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मामला उठाया है। जो बाइडेन ने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई मुलाकात में उन्होंने इस बात को उठाया। और अब बात मंकी पॉक्स की। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह कहा है कि अगले कुछ दिनों में 1 लाख से अधिक मंकी पॉक्स वैक्सीन की खुराक देश के विभिन्न राज्यों को भेजी जाएगी। इसके साथ ही और वैक्सीन के उत्पादन के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। अमेरिका में अब तक 1800 मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। भारत ने नेपाल को बाढ़ और भूस्खलन के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए आपदा राहत सामग्री सौंपी है। इसमें 3000 टेंट और 10 मोटर इन्फ्लेटेबल बोट्स शामिल हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से बयान जारी कर यह भी कहा गया है कि इस मुश्किल वक्त में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कराए नियमित स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने और टीकाकरण को लेकर गलत सूचनाओं के प्रसार के कारण दुनिया भर में करीब 2 करोड़ 50 लाख बच्चों का डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी जैसे रोगों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण नहीं हो पाया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक आगे चल रहे हैं, लेकिन बोरिस जॉनसन और उनके समर्थक ऋषि सुनक का साथ देते नजर नहीं आ रहे हैं। द टाइम्स अखबार की खबर के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी का नेतृत्व हासिल करने की दौड़ में पिछड़ गए नेताओं से अनुरोध किया कि वे पूर्व वित्त मंत्री एवं चांसलर सुनक का समर्थन नहीं करें, जो जॉनसन के अपने ही पार्टी में समर्थन खोने के लिए जिम्मेदार हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद अब इसकी जांच की शुरुआत हो चुकी है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को देश की नेशनल पुलिस असेंबली ने घटनास्थल का दौरा किया। इससे पहले देश के वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा चुके हैं।